गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे 26 जनवरी 2026 से जुड़े डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संजीव खिरवार को। नियुक्ति की तिथि की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 जनवरी 2026 बुधवार को एक आधिकारिक आदेश जारी कर संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया। संजीव खिरवार ने अश्विनी कुमार, जो कि 1992 बैच के एक IAS अधिकारी हैं, उनका स्थान लिया है, जिनका तबादला जम्मू कश्मीर कर दिया गया है। अश्विनी कुमार जून 2024 से जनवरी 2026 तक इस पद पर रहे थे। संजीव खिरवार 1994 बैच के AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज कैडर के IAS अधिकारी हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किस पर्वत श्रृंखला को परिभाषित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अरावली रेंज। प्रमुख निर्देश की बात हम करें तो उच्चतम न्यायालय ने मई 2024 के अपने पिछले फैसलों को आगे बढ़ाते हुए जनवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक विशेषज्ञ समिति यानी एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, जिसका मुख्य काम अरावली पर्वत श्रृंखला को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। समिति के गठन का कारण हम देखें तो अवैध खनन पर रोक लगाना। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली इस रेंज में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण खनन माफिया अक्सर यह दावा करते हैं कि जिस क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं वह अरावली का हिस्सा नहीं है। चलिए अरावली के बारे में कुछ मुख्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यह थार मरुस्थल को गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक ग्रीन वॉल का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग ने वाईफाई सेवाओं के लिए किस स्पेक्ट्रम बैंड के आधे हिस्से को डी लाइसेंस कर दिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को। 23 जनवरी 2026 को DOT ने यह आदेश जारी किया। 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के निचले हिस्से 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इसका फायदा क्या रहेगा कि अब भारत में वाईफाई 6E और वाईफाई 7 जैसी सुपरफास्ट इंटरनेट तकनीक आसानी से उपलब्ध होंगी। इसकी विशेषता की बात करें तो वर्तमान वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पीड, कम रुकावट और बिना देरी के डाटा ट्रांसफ़र। इसका लाभ किसे मिलेगा? तो स्मार्ट होम डिवाइसेस, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और AR/VR गेमिंग के लिए यह सबसे बेस्ट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान कैबिनेट ने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान डिस्ट्रेस सेल को रोकने के लिए किस विधेयक को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को। राजस्थान कैबिनेट ने सांप्रदायिक तनाव या हिंसा वाले क्षेत्रों में संपत्ति के औने पौने दाम पर जबरन बिक्री को रोकने के लिए इस महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है। राजस्थान कैबिनेट ने 22 जनवरी 2026 को इस बिल के प्रारूप को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अक्सर सांप्रदायिक हिंसा के बाद भय के कारण लोग अपनी संपत्ति कम कीमत पर बेचकर पलायन करने लगते हैं। यह बिल ऐसे डिस्ट्रेस सेल को अवैध घोषित कर पलायन रोकने का काम करेगा। सजा का प्रावधान, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के या फिर जबरन संपत्ति खरीदता या बेचता पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। पृष्ठभूमि, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहले से ही इस तरह के कानून डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लागू हैं।
राजस्थान अब इस सूची में शामिल होने वाला प्रमुख राज्य बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वाइस चेयरमैन बन गए हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एटर्नल लिमिटेड, पूर्व में जोमेटो लिमिटेड। जोमेटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वे कंपनी के वाइस चेयरमैन की नई भूमिका निभाएंगे। नाम में बदलाव की बात करें तो हाल ही में जोमेटो लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर एटर्नल्स लिमिटेड कर लिया है। एटर्नल एक अम्ब्रेला ब्रांड है जिसके तहत जोमेटो फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स, हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट जैसे अलग अलग बिजनेस चलते हैं। दीपिंदर गोयल ने 2008 में फूडी बे के नाम से इसकी शुरुआत की थी, जो 2010 में जोमेटो बना और अब 2026 में एटर्नल्स के रूप में एक बड़े कॉरपोरेट ढांचे में बदल चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा की किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने 27 साल के करियर के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सुनीता विलियम्स ने। सुनीता विलियम्स ने 23 जनवरी 2026 को नासा से अपनी रिटायरमेंट की आधिकारिक घोषणा की। उनका नासा के साथ 27 साल का शानदार करियर रहा। उन्होंने 1998 में नासा ज्वाइन किया था। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 68 दिन बिताए हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 2008 से सम्मानित भी किया था। उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा उनकी हालिया बोइंग स्टार लाइनर मिशन के बाद आई है। इस मिशन के दौरान तकनीकी खराबी के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उम्मीद से अधिक समय बिताना पड़ा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पुलिस एनकाउंटर या जांच के दौरान मीडिया ब्रीफिंग के लिए किस पॉलिसी को अपनाने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस मैनुअल फॉर मीडिया ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों और पुलिस एनकाउंटर के दौरान मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए यह ऐतिहासिक निर्देश दिया है। कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पुलिस द्वारा जांच के दौरान मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक करने और मीडिया ट्रायल से अपराधियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में सबसे तेज अर्धशतक 22 गेंदों में लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही मौजूदा T20 सीरीज के दौरान यह शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह ऐतिहासिक पारी 23 जनवरी 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 मैच के दौरान आई। अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों में अपना अर्धशतक यानी 50 रन पूरे किए। इसी के साथ वह न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत ने सुरक्षा कारणों और विरोध प्रदर्शनों के चलते किस देश में अपने राजनयिक मिशन को नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा चुनौतियों और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 23 जनवरी 2026 को ढाका स्थित अपने हाई कमीशन और अन्य वाणिज्य दूतावासों के लिए यह आदेश जारी किया। नॉन फैमिली पोस्टिंग का अर्थ है कि अब बांग्लादेश में तैनात भारतीय राजनयिक और दूतावास के कर्मचारी अपने परिवार, पत्नी और बच्चों को अपने साथ वहां नहीं रख सकते। सुरक्षा जोखिम को देखते हुए परिवारों को भारत वापस बुला लिया गया है या उन्हें साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसका कारण की बात करें तो 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत से ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से व्यापक विरोध प्रदर्शन और कट्टरपंथी समूहों की गतिविधियां बढ़ी हैं। भारतीय राजनयिक केंद्रों के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शनों और सुरक्षा में चूक की आशंकाओं के कारण यह सुरक्षात्मक कदम उठाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2030 से 31 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को हुई बैठक में अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की औपचारिक मंजूरी दी है। इस विस्तार का मुख्य लक्ष्य देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के उन करोड़ों लोगों को कवर करना है जिनके पास अभी तक कोई पेंशन सुविधा नहीं है। अटल पेंशन योजना के कुछ मुख्य तथ्य हैं कि इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में की गई थी। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच भारत का कोई भी नागरिक, विशेषकर जो आयकर दाता न हो। पेंशन लाभ की बात करें तो 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर लाभार्थी को उनके योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक गारंटीकृत पेंशन मिलती है। इसके रेगुलेटर की बात करें तो इसे PFRDA पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय की गणतंत्र दिवस झांकी किस गीत की 150वीं वर्षगांठ और पूर्ण संस्करण को प्रदर्शित करेगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम को। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वंदे मातरम गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस गीत के पूर्ण संस्करण को प्रदर्शित करेगी। आमतौर पर हम इसके केवल 2 छंद, पहले 2 छंद जो हैं वो ही गाते हैं, लेकिन इस बार इसके ऐतिहासिक महत्व और पूरे गीत की यात्रा को दिखाया जाएगा। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में की थी, इसलिए 2026 में 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसे पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। राष्ट्रीय गीत की मान्यता तो इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। इसे जनगण मन यानी राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, IIT मद्रास ने भारतीय सेना के पिनाका और ग्रेड रॉकेट सिस्टम की रेंज बढ़ाने के लिए किस तकनीक पर काम शुरू किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रैमजेट तकनीक को। इस परियोजना की आधिकारिक शुरुआत 21 जनवरी 2026 को IIT मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच समझौते के साथ हुई। IIT मद्रास रैमजेट पावर्ड प्रोपल्शन तकनीक पर काम कर रहा है। इसे विशेष रूप से 122 mm ग्रेड और पिनाका रॉकेटों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। रैमजेट तकनीक मिसाइलों की तुलना में बहुत सस्ती होती है, जिससे कम खर्च में लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का भारी स्टॉक तैयार किया जा सकता है। रेंज में भारी वृद्धि तो वर्तमान में ग्रेड रॉकेट की रेंज लगभग 20 किलोमीटर है, जिसे रैमजेट तकनीक से बढ़ाकर 40 किलोमीटर से अधिक करने का लक्ष्य है। पिनाका रॉकेट की रेंज को भी मौजूदा 60 से 75 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 से 120 किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स ने महाराष्ट्र में कितना निवेश करने की घोषणा की? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 60,000 करोड़ रुपए की। टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स ने महाराष्ट्र में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस WEF 2026 में हुआ। निवेश के माध्यम से 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। डेटा सेंटर मुख्य रूप से हाइपरस्केल और सोवरेन क्लाउड फोकस्ड AI के लिए होगा। भारत में TGH के अन्य निवेश तो तेलंगाना में 15,000 करोड़ 300 मेगावाट डेटा सेंटर, आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ 300 मेगावाट डेटा सेंटर। महाराष्ट्र में यह निवेश राज्य को डेटा और AI हब बनाने के प्रयास का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, लॉरियल ने हैदराबाद में कौन सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर।
लोरियल ने हैदराबाद में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। यह दुनिया का पहला ब्यूटी टेक हब होगा। कुल निवेश 3500 करोड़ रुपए, लगभग 350 मिलियन यूरो होगा। केंद्र लोरियल के वैश्विक संचालन के लिए इनोवेशन, डेटा, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सपोर्ट में काम करेगा। हैदराबाद को आईटी इकोसिस्टम और एआई प्रतिभा के कारण चुना गया। तेलंगाना सरकार ने इसे तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन की बड़ी उपलब्धि बताया। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पहली पोषण नीति के तहत राज्य सरकार किन जिलों में नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने की योजना बना रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा, मंडी, शिमला और बद्दी में। तो दोस्तों, बात करें घोषणा की तिथि की, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनके नेतृत्व में कैबिनेट ने 21 जनवरी 2026 को इस नीति को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य है राज्य को कुपोषण और एनीमिया को पूरी तरह समाप्त करना। खाद्य प्रयोगशालाएं तो शुद्ध और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 4 रणनीतिक संस्थानों पर अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं यानी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्थापित करने का निर्णय लिया है। कांगड़ा, मंडी, शिमला और बद्दी, सोलन जिला जो कि एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कौन सी टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, शिमला रिकांगपिओ हेली टैक्सी। शिमला, संजौली और रिकांगपिओ किन्नौर के बीच हेली टैक्सी सेवा शुरू। इसका उद्घाटन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया। किराया लगभग 4000 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित। इसका उद्देश्य किन्नौर में पर्यटन बढ़ाना और आपातकालीन परिवहन सुविधा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद आपके लिए 2 प्रश्न हैं जिनका आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से संबंधित वह मानवाधिकार कार्यकर्ता कौन है जिन्हें बच्चों एवं मानवाधिकारों के क्षेत्र में योगदान के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून पारित किया है? तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी प्रश्नों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।